चलो फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और क्या है आपका टॉपिक? टॉपिक रहेगा आपका इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। तो सबसे पहले इवेंट बबलिंग लिखिए। क्या होता है इवेंट बबलिंग, इसको समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक यूआई बनाता हूँ। पहले इस यूआई को थोड़ा समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया जिसको लिखूंगा पेरेंट डिव, और एक डिव बनाया जिसको दूंगा आपका चाइल्ड डिव। यहाँ पे एक बटन लगा लेते हैं जिसमें लिखते हैं क्लिक मी। और एक और चीज याद रखिएगा, अब जो नेक्स्ट टास्क रहेगा आपका, टू डू ऐप तो आप लोगों ने बना लिया। एक आपको लैंडिंग पेज बनाना है। उस लैंडिंग पेज में, एक नॉर्मल लैंडिंग पेज को, किसी भी लैंडिंग पेज को देखो, उस तरीके के सारे फीचर्स होने चाहिए। उसके अंदर बैनर होना चाहिए, स्लाइडर्स होने चाहिए, जो भी चीजें, सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आपको वो बनाना है विथ रेस्पॉन्सिवनेस के साथ। पूरा रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होना चाहिए। जो यूज करना है करो, डजेंट मैटर। आपको बूटस्ट्रैप यूज करना हो, आपको जेक्वेरी यूज करना हो, जो भी यूज करना हो करो, बट आपके हैंड रिटन कोड होने चाहिए। क्योंकि मुझे पता है तुम कहां तक खेल सकते हो फिर, क्योंकि मैं खेल चुका हूं। मुझे आपका कोड, एक एक कोड पता चल जाएगा। इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप एक लैंडिंग पेज बनाना सीख जाओ, और कैसे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से प्रॉपर यूआई बना सकते हैं वो सीख जाओगे। तो मेक श्योर जो नेक्स्ट टास्क रहेगा मंडे को, मैं सबके पास देखूंगी लैंडिंग पेज होना चाहिए। उसमें नेविगेशन बार होना चाहिए, नेविगेशन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, पूरा स्लाइडर होना चाहिए, बैनर जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। अगर आपके पास जैसे फीचर प्रोडक्ट टाइप्स वो बना लिया आपने, तो स्लाइडर होना चाहिए उसका। ठीक है भाई, फुटर होना चाहिए, बढ़िया सारा कुछ होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट को देखो, उसका क्लोन बना के ले आओ, बट क्लोन आपके हैंड रिटन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा कॉपी पेस्ट मार के लिया, नहीं, आपका सारा कोड होना चाहिए। क्लियर? तो मेक श्योर कि मंडे को मैं सबका देखूंगा। फिर बाद में मत बोलिएगा सर कि नहीं हो पाया, मैं कहीं चला गया था। देखो, जितना तुम एक्सक्यूज अपने आप को दोगे उतना तुम्हारा नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं। मैं पहले बता रहा हूं, मेरा काम है तुम्हें करवाना, तुम्हारा काम है करना। तुम अब इतने बड़े हो चुके हो कि तुम अपना भला बुरा जानते हो, अपना टाइम की अहमियत जानते हो। राइट? तो मेक श्योर कि मंडे तक मुझे सब कोई लैंडिंग पेज बना के दिखा देगा। नहीं दिखाएगा वो उसकी हेडेक है भाई, मेरी हेडेक नहीं है। चलो फिर, ये मेरा एक कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया आपका। इसमें थोड़ा यूआई भी लगाएंगे अभी। ठीक है भाई, चलो फिर। यूआई में क्या रहेगा, मैं इसमें थोड़ी स्टाइलिंग करना चाहूंगा। पहले लिखा मैंने पेरेंट डिव, इसको थोड़ी हाइट दे दी 200 पिक्सल, विड्थ दे दिया 200 पिक्सल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। और इसके बाद इतना ही कर दे, इसमें इतना ही। ठीक है, अब मुझे इसके कंटेनर, जो आपका चाइल्ड लिव है, उसको भी थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं। चाइल्ड लिव, और यहां पर मैंने लिखा आपके पास हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, सेव किया। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना चाहूंगा एक्वा, ये मैंने दे दिया। अब मुझे इसको बीच में लाना है बटन को, तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले टेक्स्ट लाइन सेंटर, उसके बाद लाइन हाइट 100 पिक्सल, आ गया बीच में। अब इस डिव को, जो है आपको यहाँ पे एक्वा टाइप दिख रहा है, इसको मुझे बीच में लेके आना है। तो यहाँ पे लिखूंगा पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 25%। अब लेफ्ट से भी 25% दे दूंगा मैं।
आ गया भाई? क्लियर है, हमारा काम हो चुका है यहाँ पे। इसको मैं आईडी देता हूँ पेरेंट डिफ भी, और इसको मैं आईडी देता हूँ आपका चाइल्ड डिफ, और इसको मैं दे दूंगा आपका आईडी बटन। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा। सबसे पहले मैं इन तीनों को गेट कर लेता हूँ वन बाय वन। तो लेट लिखा मैंने पेरेंट डिफ इक्वल टू में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पेरेंट डिफ। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट, इसकी जगह हो जाएगा चाइल्ड डिफ, और इसके बाद इसका हो जाएगा आपका, हाँ, बटन। ठीक है, मैं तीनों में सेव इवेंट लगाऊंगा ऑन क्लिक। तो मैं लिखा यहाँ पे बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहां लिख दिया मैंने आपका क्लिक फंक्शन। कोई वैसे इवेंट इवेंट तो गेट करने की जरूरत मुझे है नहीं, मैंने यहाँ पे लॉक किया, और यहाँ पे मैं लिख दिया आपका बटन क्लिक। सेम प्रोसेस मैं चाइल्ड लिव के साथ भी करना चाहूंगा, और आपका, तो इसको मैंने लिखा चाइल्ड लिव, इसको लिख दिया मैंने पेरेंट लिव। ठीक है भाई, मैंने क्या किया है वो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यूआई बनाया। यूआई बनाने के बाद बटन पे मैंने क्या लगाया, इवेंट लगाया। उसके पेरेंट वाले में भी इवेंट लगाया, और उसके पेरेंट वाले पे भी इवेंट लगाया। मतलब सब में मैंने यहाँ पे इवेंट फायर लगा रखा है। आदित्य यादव, भाई आपको कुछ पूछना है? अब देखो, मैंने बटन पे क्लिक किया, मैंने ओनली बटन पे क्लिक किया था ना। इसका इसका पेरेंट वाला जो चाइल्ड लिव था वो भी चल गया, और उसका पेरेंट था वो भी चल गया। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेंट बबलिंग। बबलिंग क्या होता है उसे समझो। जब कभी भी आप किसी भी एलिमेंट पे इवेंट लगाते हो, ठीक है, अगर उसके पेरेंट वाले में भी इवेंट लगा हुआ होगा, तो बबलिंग के अकॉर्डिंग चाइल्ड पहले चलेगा, फिर उसके पेरेंट को देखा जाएगा। वहां पे अगर इवेंट होगा तो ऑटोमेटिकली वो भी फायर हो जाएगा। और अगर उसके भी पेरेंट में लगा हुआ होगा, अगर भाई उसके पेरेंट में भी लगा हुआ होगा, तो वो भी फायर हो जाएगा। मतलब ये आपका चाइल्ड टू पेरेंट चलता जाएगा। जितने भी जगह में आपका इवेंट लगा हुआ होगा, वो ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। नीचे में नहीं लगा तो लो। हाँ भाई, जितने पेरेंट है। अच्छा सर, ये सेम उस पे इवेंट पे करता है कि किसी भी इवेंट पे करेगा? किसी भी इवेंट क्या मतलब, सब इवेंट है। बटन ऑन क्लिक लगाना उस पे लगाओ, डबल क्लिक लगाना वो लगाओ, इवेंट तो यहाँ फायर हो रहा है ना इससे। आप उसे पेरेंट पे ऑन क्लिक लगा दिया, उसको दूसरा लगा दिया child पे बस। नहीं सर, वो क्या रहता है, अफवाह में अगर हम नहीं लगाए हाँ, तो वो रेड वाला चल जाएगा। रुको, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं लोग। ठीक है, ये चाइल्ड टू पेरेंट वर्क करता है। वो चेक करेगा जिस भी एलिमेंट में आपने इवेंट लगाया उसके पेरेंट में इवेंट तो लगा कि नहीं लगा। अगर लगा है तो पेरेंट पेरेंट वाले सब चलते रहेंगे। तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसे एंड पॉइंट लास्ट नहीं मिल जाता कि हाँ कि अब नहीं है, तब तक सारे को फायर कर देगा। क्लियर? इस प्रोसेस को कहते हैं आपका बबलिंग, और कुछ नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर? ऑनलाइन में यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन ऑफलाइन बबलिंग क्या होता है? क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर?
अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है भाई कि मुझे इसको रोकना हो तो, ठीक है भाई, मान लो कि अगर मेरा बटन में लगा है इवेंट, मैं नहीं चाहता, चाहे मैंने पैरेंट पे इवेंट क्यों ना लगा रखा हो, मैं नहीं चाहता बटन के बाद वो सारे इवेंट भी फायर हो, ऑटोमेटिकली फायर हो जाते हैं। तो यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी इवेंट ऑब्जेक्ट की, और इवेंट के अंदर एक होता है आपके पास जिसका नाम है इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपिगेशन। ये क्या करेगा, ये इसके बाद होने वाले इवेंट उसको रोक देगा, जो फायर होंगे ना उसको रोक देगा। अब फायर हुआ नहीं हुआ, ये किसकी मदद से हुआ, इसकी मदद से हुआ। और अगर मैं यहां पे अब करूं, इस पे क्लिक करो, दोनों फायर हो, ठीक है भाई। तो अगर आपको इवेंट को रोकना हो, ठीक है, मतलब उसके पेरेंट वाले फायर ना हो, तो आप यहाँ पे इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन लगाओ। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं खास, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। हो सकता है जब आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो और आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो, उसका पेरेंट ऑटोमेटिकली हिट हो गया, तो उस केस में यहाँ पे दिक्कत आएगी आएगी, लिख लीजिएगा इसको। भाई उसके बारे में मुझे नहीं पता। सत्यम अपनी डुकेट आईडी मेंशन करो। डन भाई, इन दोनों को ही लिख लो, ज्यादा मत लिखो खास इसमें, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो बबलिंग हमेशा
चाइल्ड टू पेरेंट वर्क करता है, ये हमेशा याद रखना। और ये चेक करता है इवेंट को। क्लियर? कि भाई इवेंट जो फायर हो रहा है वो चाइल्ड टू पेरेंट चेक करेगा। अगर चाइल्ड का इवेंट फायर हुआ तो ये चेक करेगा पेरेंट का भी इवेंट अगर लगा हुआ है तो उसको भी फायर कर दो, फिर उसके भी पेरेंट पे अगर लगा हुआ है तो उसको भी फायर कर दो। क्लियर भाई? भाई यहां मेंशन नहीं करना होता। क्लियर? कोई डाउट भाई? सत्यम, आपकी ज्वाइनिंग कब 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 तक की थी? कब किया था आपने ज्वाइन? ड्यूकैट कब ज्वाइन किया था भाई? ओके। दिसंबर डेट क्या भाई? फिर आपको मैं ओनली नवंबर तक पढ़ा पाऊंगा, उसके बाद आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे। और कोई ऐसा है जिसका नवंबर लास्ट ईयर था? सारे इसी इसी ईयर के हो ना? आपने लेटर दिया था ड्यूकेट वालों को, तो फिर आई एम सॉरी। डन? कर ले भाई, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े? चलो जी। तो ये बेसिकली आपके पास हो गया बबलिंग। अब इसी का ही दूसरा ऑल्टरनेटिव पार्ट है, इसका नाम है कैप्चरिंग। जो बबलिंग होता है वो चाइल्ड टू पेरेंट वर्क करता है, जबकि जो कैप्चरिंग होता है वो पेरेंट टू चाइल्ड वर्क करता है। ठीक है भाई? मैं सेम इस यूआई को इसी कॉपी कर लेता हूं आपका। इसको मैंने रीनेम किया। और बस मैंने इसको यूआई का इसको क्लोज किया। देखो नॉर्मली अगर बात बोलूं तो ये एक बबलिंग के तरीके से दिखेगा। इसको मैंने लाइव देख करा, एग्जैक्टली सेम ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या करना, अगर आपको इसको कैप्चरिंग बनाना है तो लास्ट में लिखना पड़ेगा एक और पैरामीटर, इसका नाम है ट्रू। ठीक है भाई? अब क्या चला? सबसे पहले क्या चला? पेरेंट, फिर चला चाइल्ड, फिर चला बटन। जो कैप्चरिंग होता है वो भी बट बबलिंग के तरीके का ही होता है। बबलिंग वर्क करता है चाइल्ड टू पेरेंट, और जो कैप्चरिंग होता है वो वर्क करता है पेरेंट टू चाइल्ड। दोनों में यही फर्क है, और कोई फर्क है नहीं। ठीक है? अगर आपको लगता है कि पहले पेरेंट चला उसके बाद चाइल्ड ना चले, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? इवेंट, और यहां लिख दो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन। ठीक है भाई? क्लियर? तो आप यहां पे स्टॉप प्रोपेगेशन लगा के बाकी के इवेंट को फायर होने से बचा सकते हो। ठीक है? इस प्रोसेस को कहते हैं कैप्चरिंग, और कुछ नहीं है। तो मैंने ज्यादातर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जीएस के कंप्लीट कर दिए हैं। आपको मैंने टास्क भी बहुत सारे दिए हैं। जितने मैंने आपको टास्क दिए हैं उनको भाई पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ठीक है भाई? पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद जो आपका बचता है उसके अकॉर्डिंग बस ये आपके पास है कि आपको जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
जेएस में तो खास तौर से नहीं आएगी। जितना मैंने आपको बताया है वो इनफ है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो भाई। इतनी सारी चीजें मुझे खुद भी नहीं पता रहती, सिंपल कह रहा हूं। मैं तो आपके बस कंटेंट, जो कोर्स का कंटेंट है वही पढ़ाऊंगा। बाकी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो खुद पढ़ सकते हो। और मेक श्योर भाई, पहले जितना मैंने पढ़ाया उसको थोड़ा रट लो। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप आपको वो रट जाए। उसके बाद अगर आपका ये पूरा हो जाए तो मैं रेकमेंड ये करूंगा कि डीए से पढ़ लेना। ठीक है, डीए से अगर आपने पढ़ लिया तो आपको टेक्निकल इंटरव्यू में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने डीए से नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आपको लॉजिक बिल्डिंग में हमेशा दिक्कत आए। हमेशा हो सकता है कि आपका इंटरव्यू क्रैक ना हो पाए। ठीक है भाई, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने आप से डीए से पढ़ना स्टार्ट कर दें। नहीं पढ़ोगे तो अभी नहीं, बाद में दिक्कत आएगी। क्लियर? तो ये था आपका जेएस। अगर आपको कोई डाउट है अकॉर्डिंग टू जो आपके पास था कंटेंट, उससे रिलेटेड पूछ सकते हो। जो यूज करना है करो, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को ही यूज करें। आप जितना हो सकता है jQuery को इग्नोर मारें, बूटस्ट्रैप को इग्नोर मारें, क्योंकि बूटस्ट्रैप में बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं। तो आपने अपने आप से क्या सीखा? मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप प्रॉपर सब कुछ एचटीएमएल सीएसएस की मदद से ही बनाएं। तभी आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। अदरवाइज भाई करते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? रचित, अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन कर दो भाई। तो देखिए बेसिकली क्या है, अभी तक जो भी आपने पढ़ा वो पढ़ा आपने जीएस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीएस आपको बहुत फुल्ली फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती थी। हमने बहुत जगह देखा है कि अनडिफाइंड आ रहा है, राइट? वो एक इशू बन जाता था, राइट? और ही बहुत सारे इश्यूज होते थे, जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया, जब तक आप उसका वैल्यू, उसमें वैल्यू डिफाइन नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता रहेगा या कंपाइलर को पता नहीं रहेगा वो किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, जब मैं वैल्यू असाइन करता था तभी कंपाइलर को पता था कि भाई ये किस टाइप का वेरिएबल अब बन रहा है, राइट? वो एक इश्यू था, इसीलिए इसको कहा जाता था डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। जब कभी भी आप, कोई भी डेटा आपके पास हो या कोई भी वेरिएबल आपके पास है, जब आपका रन हो, जब आपका डेटा वो चेक करे किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, और तभी वो पता कर पाता था कि हाँ ये वेरिएबल किस टाइप का बनेगा, नंबर टाइप का बनेगा, स्ट्रिंग टाइप का बनेगा, ये सारी चीजें। क्लियर? मेरे को कब भी लेके आ गए, लेके आ गए। तो उसे कहते थे हम डायनामिक टाइप लैंग्वेज। बट इशू ये है कि इशू रन टाइम में आपको बहुत फेस होने मिलेंगे, बहुत ज्यादा फेस होंगे आपके पास। अगर आप जेएस की मदद से, अगर आप जेएस की मदद से कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा कि हमेशा उसके अंदर इश्यूज आएंगे आएंगे। क्योंकि हो सकता है रन टाइम में आपको जरूरत, आपको चाहिए वैल्यू नंबर, आ रहा बैकएंड से स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, दिक्कत आ सकता है। इसी चीज को पूरा करने के लिए जो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में, ताकि मैं बता सकूं जो भी मैं फंक्शन बना रहा हूं उसके अंदर कितने पैरामीटर्स होने चाहिए। कोई भी मैं अगर आपका वेरिएबल बना रहा हूं वो किस टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, उन सब चीजों के लिए यहां पे यूज किया जाता है टाइप स्क्रिप्ट को। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट बनाया था आपका किसने? माइक्रोसॉफ्ट को। और उन्होंने ही बनाया था जिन्होंने सी शार्प बनाया था। ठीक है भाई,
इसको हाइड किया, मैं लिखा टाइप स्क्रिप्ट इन्वेंटेड बाय, इन्होंने बनाया। ये वही इंसान है जिन्होंने आंद्रे हेजलबर्ग, ठीक है, आंद्रेस, इन्होंने इन्होंने ही बनाया था आपका डॉट नेट भी, और इन्होंने बनाया था टीएस भी। अगर आप बात करो टीएस क्या है, टीएस अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ तो आपको मिलेगा टाइप स्क्रिप्ट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में अगर जाओगे तो टीएस इज द क्या कहते हैं, टाइप स्क्रिप्ट इज जेएस विथ सिंटैक्स फॉर टाइप्स। मतलब जो भी आप जेएस अभी तक पढ़ते हुए आए हो, ठीक है, उसमें आप टाइप डिफाइन नहीं कर पाते थे, राइट। आप यहाँ पे हर एक वेरिएबल को, हर एक फंक्शन को, उसके रिटर्न टाइप को, ठीक है, क्लास के अंदर बहुत सारी चीजों को, सबको आप यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है भाई। टाइप स्क्रिप्ट को मेनली दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। पहला फॉर टाइपिंग, कि टाइप डिफाइन करना। दूसरा, आप इसकी मदद से प्रॉपर ऊप्स इंप्लीमेंटेशन, जितना एक प्रॉपर ऊप्स इंप्लीमेंटेशन जरूरत पड़ती है वो सारा कर सकते हो, वो सारा अचीव कर सकते हो इसकी मदद से। ये फायदा है टाइप स्क्रिप्ट का। टाइप स्क्रिप्ट के दो फायदे हैं। पहला फायदा टाइप डिफाइन करना, दूसरा फायदा क्या करना, आपको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा इसकी मदद से, ठीक है भाई। क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, कोई डाउट? अब दूसरा केस क्या है, अब ये तो समझ में आता है कि टाइप स्क्रिप्ट का मेन काम क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन राइज ये होता है कि भाई अब इसको यूज कैसे करें। तो अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट को यूज करना है, ठीक है, अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट को यूज करना है तो सबसे पहले आपके पास यहां पे होना चाहिए नोड जेएस। इसकी सबसे पहली डिपेंडेंसी जो आपके पास होना चाहिए वो है नोड जेएस। नोड जेएस क्या है, अगर आप अभी तक जितना भी आपने कोड किया उसको आपने कहां पे देखा, ब्राउजर में देखा, राइट। तो आप देखो जावास्क्रिप्ट को पहले ब्राउजर में ही देखा जाता था, बट आज की डेट में आप जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे भी रन कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के कोड को भी सर्वर पे रन कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, अगर आपको किसी भी कोड को रन करना है, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, आपके पास पीएचपी हो गया, इवन तो आपका जावास्क्रिप्ट भी हो गया, कोई भी आपको लैंग्वेज अगर आपको उसको सर्वर पे रन करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको सेटअप चाहिए, राइट। ताकि उस कोड को रीड करके पार्स करके असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके। बेसिकली सेटअप का यही काम होता है, इंस्टॉलेशन बोलते हैं, इंस्टॉलर। जावा का अलग इंस्टॉलर है, पाइथन का अलग इंस्टॉलर है, पीएचपी का अलग इंस्टॉलर है, जावास्क्रिप्ट का अलग इंस्टॉलर है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस आप जावा का कोड सर्वर पे रन कर सकते हो। जो नोड जेएस बना है ना, वो आपका क्रोम का V8 इंजन है, उसको ही लेके बना है, ठीक है, क्लियर। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस ना करके हम आगे बढ़ते हैं। बस ये याद रखिएगा नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, सर्वर पे कोड रन कर सकते हो, ठीक है भाई। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको यहां पे रिकमेंडेशन आएगा दो चीजों का, एक है 20.9.0, ये इसका एलटीएस वर्जन है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला, और एक है करंट 21.1.0, ये अभी इस पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे अगर रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर अगर ऐसा लिखा आए तो इसको समझ जाओ कि भाई आपको ये वाला यूज करना है सेटअप, ना कि ये वाला। क्लियर भाई। तो मैं रेकमेंड ये करूंगा कि जब कभी भी आप सेटअप करो तो ये वाला सेटअप इंस्टॉल करो,
LTS वाला, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला, करंट वाला मत यूज करो। हो सकता है अभी काम चल रहा है तो कोई बग आ जाए, ठीक है, इसलिए यूज नहीं करते। मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने को नॉर्मल सेटअप इंस्टॉल होता है, वो चीज करना है। जब ये प्रॉपर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाता हूं कैसे आपको दिखेगा ये। मेरे पास वर्जन जो है 18 के आसपास का है, उससे कोई इश्यू नहीं। यहां पे नेक्स्ट आया, फिर आपको एक्सेप्ट करना लाइसेंस का और नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलना है। एट लास्ट में ये फिनिश्ड आएगा तो आपको फिनिश पे क्लिक करना, दैट्स ऑल। ये आपका सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है CMD में। मैं यहाँ पे अलग से CMD खोल देता हूं। आपको CMD में जाना है और यहां जाके लिखना है नोड हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है, नोड हाइफन हाइफन वर्जन। ये आपको टर्मिनल में लिखना है, कोई CMD बोलता है, कोई टर्मिनल बोलता है, ठीक है, वहां पे जाना और लिखना है। अगर यहाँ पे नोड इज नॉट अ इंटरनल एक्सटर्नल कमांड आया तो समझ लेना आपका नोड इंस्टॉल नहीं हुआ। बट अगर आपको यहाँ पे नोड हाइफन हाइफन वर्जन लिखने पे आपको वर्जन दे दिया, क्योंकि मेरा 18.6 वर्जन है, आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपको 20 वाला मिलेगा, राइट भाई। अगर आपको ये मिल रहा है तो समझ लो कि आपने नोड को इंस्टॉल कर लिया है प्रॉपरली। इसका एक शॉर्टकट भी है, हाइफन हाइफन वी फॉर वर्जन के लिए। अगर आपका नोड इंस्टॉल हो चुका है तो नोड के साथ साथ एक और चीज इंस्टॉल होती है आपकी, जिसे कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है भाई। अब जब कभी भी आप कोई काम करोगे ना, आप कुछ भी काम कर, रिएक्ट इंस्टॉल कर रहे हो, व्यू इंस्टॉल कर रहे हो, तो इन सब का एक पहले से ही मॉड्यूल बना हुआ है, पैकेज बना हुआ है, ठीक है। उसकी रजिस्ट्री हो रखी है NPM में, नोड पैकेज मैनेजर में। मैं उसकी वेबसाइट दिखाता हूं आपको, NPM, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको टन्स ऑफ पैकेजेस मिल जाएंगे, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट और प्राइस देके करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली जितने भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है भाई। चाहे रिएक्ट यूज करो, चाहे व्यू यूज करो, चाहे एंगुलर यूज करो। हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स वाले पैकेज होते हैं जिसको आपको पैसे देना पड़ता है, बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आप नोड को इंस्टॉल करोगे तो नोड को इंस्टॉल करते करते आपको यह भी चीज मिलेगी। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई इस पे ये इंस्टॉल हो रखा है, तो आपको क्या करना है, NPM हाइफन हाइफन वर्जन लिखना है। अगर आपको यहाँ पे आउटपुट में वर्जन दिखा दिया तो समझ जाइएगा कि आपका NPM भी आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पैकेज को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, ये सारा काम आपका NPM का होता है। पैकेज को अपडेट करना, वो सारे काम करता है भाई। इसीलिए नोड तो एनवायरमेंट है, NPM क्या है, आपका जो भी इंस्टॉल करना हो पैकेज, जो भी काम करना हो, सारे इससे होते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव है जिसका नाम है यान, उसको भी यूज करते हैं लोग। आपकी इच्छा है, बाय डिफॉल्ट जब आप नोड इंस्टॉल करोगे तो आपको NPM बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द यूजर NPM इंस्टॉल कर लेते, यूज करते हैं। यान फॉरेन के लोग करते हैं यहां तक, ठीक है। फिर है NPM आपका वर्जन हो गया, इसका भी शॉर्ट फॉर्म NPM हाइफन वी। अगर आपको ये प्रॉपर दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपका प्रॉपर नोड इंस्टॉल हो चुका है। अब आप TS को यूज कर सकते हैं। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर? यस सर। कैसे आपको इंस्टॉल करना है, नोड, आपकी TS को अगर यूज करना है तो डिपेंडेंसी आपका नोड JS, ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे एक फोल्डर बनाता हूं TS नाम से, इसको मैं टाइप स्क्रिप्ट बोलूंगा, नियर डिल फोल्डर बनाना था।
इसको डिलीट करो इसकी जगह पे। अब मैं इसके अंदर जो भी पढ़ाऊंगा आपको, मैं इस फोल्डर के अंदर अप्रोच में लूंगा। जेएस के लिए अलग फोल्डर बनाया था ताकि आपको पूरा वहां पे मिल जाए डेटा, उसी चीज को करते हैं। आज मैं आपको बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाऊंगा, ओनली हेलो वर्ल्ड, और कुछ नहीं। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको यूज भी करना है, इसको इंस्टॉल भी करना है। अगर आपने पहले से ही नोड इंस्टॉल कर रखा हो या पहले से ही आपने कुछ और भी सेटअप कर रखा हो, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक एरर ना मिले। जब मैं टीएस को चलाऊंगा तो वहां पे एक एरर आने के चांसेस होते हैं, वो एरर के बारे में भी आपको बता दूंगा, उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी बता दूंगा। ठीक है भाई, जब कभी भी आप टीएस पे काम करते हो, टाइप स्क्रिप्ट पे काम करते हो, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे जो फाइल का एक्सटेंशन देना है वो देना है टीएस। क्या देना है? टीएस, टाइप स्क्रिप्ट के लिए। तो मैंने यहां लिखा हेलो डॉट टीएस। ठीक है भाई, और कुछ नहीं करना, बस इतना काम। इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे देखिएगा जो टाइप स्क्रिप्ट है ना, उसके अंदर सारे जावास्क्रिप्ट के फीचर यूज कर सकते हो। टाइप स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो टाइप स्क्रिप्ट है वो सुपर स्क्रिप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, मतलब लो बड़ा भाई। ठीक है भाई, पेरेंट और चाइल्ड समझ लो, चाइल्ड इज जावास्क्रिप्ट, टीएस इज पेरेंट। जो चीजें आप जावास्क्रिप्ट में यूज कर पा रहे हो वो सारी चीजें आप टीएस में यूज कर पाओगे, बट जो चीज टीएस में मिलती है ना एक्स्ट्रा फीचर, वो आप जेएस में यूज नहीं कर सकते, बस याद रखिए। क्लियर भाई? कोई डाउट ऑनलाइन में? क्लियर भाई? क्लियर? अब मैंने यहां फाइल तो बना लिया, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहां लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, बस इतना। बस इतना लिखा। अब मुझको देखो, अगर आप बात करोगे ब्राउजर की, ब्राउजर जानता है जेएस नॉट टीएस, राइट? तो मुझे इसको रन करना पड़ेगा। अगर आपको इसको रन करना है ना, तो अब आपको यहां पे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा टीएस फाइल को रन करने के लिए। उस फाइल का नाम है टाइप स्क्रिप्ट, सॉरी पैकेज का नाम है टाइप स्क्रिप्ट। मैं यहां पे चला टीएस में, बॉटम में देखते हैं कुछ मिला, नहीं मिलेगा। अब चले हम यहां पे और डॉक में चलते हैं। क्या हुआ? कहाँ पे? ये अलग इग्नोर बात, मैं इसको डॉक के चल रहा, डॉक बेस्ट होता है। इंस्टॉलेशन नहीं दिखा रहा है, इंस्टॉलेशन होता तो है। डाउनलोड पे क्लिक कर, देखो यहां पर आएगा। अगर आपको टीएस को इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो आप पहले नोड.जेएस होना चाहिए। उसके बाद आप यहां पे लिखोगे npm, क्योंकि आप npm से इंस्टॉल करना चाहोगे, क्योंकि आपके पास npm है, यान नहीं। यान होता तो यहां पे यान लिखता मैं। ठीक है, npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट, जो इसने सेव सेव डेव लिखा हुआ है ना, ये बोला है डेवलपर एनवायरमेंट। ठीक है, इसको हम देखेंगे जब रिएक्ट पढ़ेंगे। क्लियर? मैं चाहता हूं ये अगर आप कर रहे हो तो ये बोल रहा है फोल्डर वाइज, जो फोल्डर आप बना रहे हो उसी के अंदर आप टीएस को यूज कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं अभी कहीं पर भी मैं टीएस की फाइल बनाऊं और उसको रन करना चाहूं तो रन कर सकूं, तो यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे ग्लोबल, मुझे ग्लोबली अपना इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा npm, क्योंकि मेरे पास है इंस्टॉल, और यहां लिखूंगा टाइप स्क्रिप्ट हाइफन हाइफन ग्लोबल। ठीक है भाई, इसको करने से अब आपका टीएस जो टाइप स्क्रिप्ट का पैकेज है उसको आप कहीं से भी विद इन द कंप्यूटर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी मतलब कहीं से भी। ठीक है, अब अगर आपको चेक करना है कि आपका टीएस टाइप स्क्रिप्ट का पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको सिंपल लिखना है टीएससी।
ठीक है, और हिट एंटर। अगर आपको यहाँ पे TSC इज नॉट एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड आए, अगर वो आता है तो समझ लीजिए आपका TS इंस्टॉल नहीं हुआ। ठीक है, अगर इंस्टॉल हो गया है तो आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड सारे फ्लैग्स मिल जाएंगे कि आप TSC कमांड से क्या क्या काम कर सकते हो, ये सारे काम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, जितना आपको जरूरत है मैं वही बताऊंगा, आप चाह के तो उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर? तो हमने इंस्टॉल कर लिया है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा JS में। अगर मैं इसको JS में कन्वर्ट नहीं करूंगा भाई, तो हो सकता है कि आपका वो रन भी ना हो, क्योंकि जब आप ब्राउजर में रन करोगे ना तो वहां पे आपका JS चलता है, ना कि TS। राइट भाई, तो इसीलिए याद रखिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया यहां पे, अब मेरे को रन करना है, तो पहले मैं जाऊंगा जिस फोल्डर पे मेरा TS की फाइल रखी हुई है, पहले उसके प्रॉपर पाथ तक जाऊंगा मैं। डी ड्राइव में था, ड्यूकेट क्लासेस के नाम से था, वीकडेज था, वीकडेज मंथ आपके पास था, और TS था। इसके बाद ठीक है, फिर मैं यहां पे अपना फाइल को रन करना चाहूंगा, अदरवाइज हो सकता है पाथ ना मिले। मेनली फाइल का पाथ देना कंपलसरी है। अब अगर आपको TS जो आप यूज कर रहे हो टाइप्स को यूज करना चाहते हो, उसे कंपाइल, उसके पास होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर नहीं कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या होता है, एक लाइन रीड करता है फिर आपको आउटपुट दे देता है। कंपाइलर क्या करता है, पहले पूरे पेज में चेक करता है कहीं ना कहीं एरर तो नहीं है, अगर है तो वो दिखा देगा एरर। जब तक आपका एरर फ्री नहीं हुआ तब तक ये JS के कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है भाई, क्लियर? अब मुझे रन कैसे करना है, लिखना TSC और उसके बाद यहां पे फाइल का नाम या फाइल का प्रॉपर पाथ, फिर फाइल का नाम, और .ts एक्सटेंशन होना चाहिए। तो मैंने यहां पे लिखा क्योंकि इसी फोल्डर में था, तो hello.ts। जब आप इसको हिट करोगे, मेरे पास तो वो एरर आ नहीं रहा क्योंकि मैंने उसको रिजॉल्व कर दिया था। आपके पास यहां पे एक एरर आ सकता है, इसका नाम है स्क्रिप्ट इज डिसेबल ऑन दिस सिस्टम। स्क्रिप्ट डिसेबल्ड है। बाय डिफॉल्ट विंडो क्या करता है, जितने भी रन टाइम स्क्रिप्ट होते हैं उसको वो डिसेबल्ड करके रखता है। ठीक है, परमिशन मांगता है कि भाई आपको रन करना है कि नहीं करना। मैक और विंडोज, सॉरी लिनक्स, लिनक्स में तो आएगा नहीं इशू ये, मैक का पता नहीं, अगर किसी मैक के तो ट्राई कर लीजिए। विंडोज में हमेशा इशू आता ही आता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या करना है, चलना है भाई और यहां लिखना है स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड ऑन दिस सिस्टम, ये लिखना है। और उसके बाद यहां पे जाना है स्टैक ओवरफ्लो में, और उसके बाद स्क्रॉल करते रहना। हाँ, फिर आपको ये कमांड चलाना है। और ये कमांड कहां चलाना है बताता हूं मैं आपको, पहले मैं इसको लिख देता हूं और इसको कमेंट कर देता हूं ताकि आपको ये कमांड मिला रहे। ठीक है, ये कमांड चलाना है, कहां चलाना है, सबसे पहले आपको ओपन करना है पावर शेल। पावर शेल में भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है भाई, जब आप इसको ओपन कर लोगे उसके बाद आपको यहां पे कमांड हिट करना है। हिट करने के बाद ये आपसे पूछेगा यस या नो, आपको लिखना है यस और हिट कर देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, याद रखिएगा पावर शेल को आपको किस में ओपन करना है, एडमिनिस्ट्रेटर में। नॉर्मल मत ओपन कीजिएगा, हो सकता है एरर आ जाए या वर्क ही ना करे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये काम होने के बाद अब दोबारा से इस पे जाना है और ऐसे आपको यहां पे क्या लिखना है, कंपाइल करना है। अब आपका ये कंपाइल हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अगर ये कंपाइल हो गया तो मतलब आपके पास देखना, अगर ये कंपाइल होता है तो यहां पे दो केसेस हैं। मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अभी मेरे पास hello.ts फाइल है इस फोल्डर के अंदर, TS के फोल्डर के अंदर।
ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूं। अगर आपके पास hello.js नाम से फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो ये क्या करेगा, जितना भी कोड इसमें लिखा है उसको जेएस में कन्वर्ट करके उस फाइल में ओवरराइट कर देगा। ठीक है, बट अगर यहां पे वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी, नाम होगा hello.ts तो hello.js। ठीक है भाई, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो यहां पे याद रखिएगा ये क्या करेगा, एक फाइल बनाएगा hello.js नाम से और उसके अंदर जो भी इसके अंदर का कंपाइल्ड कोड होगा जेएस में वो इसमें डाल देगा। ठीक है भाई, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कैसे आपका होगा, कंपाइल कैसे हुआ, क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको प्रोसेस में करना है। ठीक है, क्योंकि अब यहां पे आप प्रोसेस पढ़ रहे हो। अगर आप प्रोसेस नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जेएस तो आपका वो था जो कोड बता रहा था कैसे लिखते हैं, यहां पे आप उस कोड को यूज करके कैसे एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट बनाओगे, उसके लिए आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, आगे फ्यूचर में रिएक्ट पढ़ोगे, नोड पढ़ोगे, एंगुलर पढ़ सकते हो, व्यू पढ़ सकते हो, आप इवन तो जावा पढ़ सकते हो। तो जावा में भी भाई कोड जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे तब ज्यादा डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे आप हाइबरनेट, स्प्रिंग, जेएसपी, स्प्रिंग बूट पे जाते हो तो उनकी डिपेंडेंसी जो होती है जिस तरीके से बोलता करना वैसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कभी भी आप उस चीज को प्रॉपरली सेटअप या यूज नहीं कर पाओगे। नहीं भाई, क्रोम आपका कोई भी ब्राउज़र टीएस फाइल को नहीं जानता। इसीलिए पहले क्या होता है, आप टीएस फाइल को कंपाइल करोगे, कन्वर्ट करना चाहोगे जेएस में, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। यहां तक क्लियर भाई? चलो जी, अब मेरा यहां पे क्या हो चुका, कंपाइल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सीएलएस कर लेता हूं। अब मुझे hello.js फाइल को रन करना है। तो अगर आपको यहाँ पे hello.js फाइल को रन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा नोड, उसके बाद hello.js और हिट एंटर। तो यहाँ पे जो भी आपका कोड होगा वो आपका कमांड लाइन पे, टर्मिनल पे आउटपुट दिख जाएगा। क्लियर भाई? और कुछ नहीं, ऑनलाइन में क्लियर? हाँ भाई, दो केसेस हैं। एक तरीका तो वो है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो करना पड़ेगा। अगर आप एक ही फाइल में चेंज कर रहे हो, अगर आप एक ही फाइल में चेंज कर रहे हो बार बार, ठीक है, तो आप क्या करो, वॉच मोड ओपन करो। वो कैसे होगा, TSC hello.ts हाइफन हाइफन वॉच। अब आप क्या कर रहे हो, अब यहां पे कुछ भी चेंज करो। मैंने यहां लिख दिया log हाय देयर। अब मुझे कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, अब ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। और अगर मैं यहां देखूं तो आपका ये इसमें फाइल भी चेंज हो चुका है। इसे कहते हैं वॉच मोड। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे हाइफन हाइफन वॉच लगाना और कुछ नहीं। अब आगे बात करते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी आप कोई भी टीएस फाइल का कोड को कंपाइल करके वो जेएस में कन्वर्ट करता है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो करता है ES5 में। पहले मैं दिखाता हूं आपके कितने यहां पे वर्जन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखा TSC हाइफन हाइफन टारगेट। जितने भी आपके ES के वर्जन है ना वो सारे लिस्टेड है।
वो क्या है यहाँ पे, वो सारे लिस्टेड है। आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना है कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये ES5 में कन्वर्ट करता है। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूं, देन आपको समझ में आएगा। इसे क्लोज किया, इसे क्लोज किया, मैं लिखता हूं लेट a इक्वल टू में 10, बस इतना लिखा मैंने। ठीक है भाई, सेव किया, आउट। अब मैंने इसको कंपाइल किया, वॉच मोड को हटा देता हूं, कंपाइल हो चुका है। इसको क्लोज किया, किसमें कन्वर्ट हुआ है, मैंने तो लेट में लिखा था ना, कन्वर्ट किसमें होगा ये, वेर में। तो ये ES5 को सिंटेक्स को कन्वर्ट करता है, मतलब ES6 के फंक्शन को ES5 में कन्वर्ट कर देता है, जो भी चीज आप कोड लिख रहे हो। बट मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पे ES6 में ही कन्वर्ट हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा TSC। देखो टारगेट को स्मॉल फॉर्म में लिखने का -T भी है। ठीक है भाई, पहले मैं लिखता हूं आपका hello .ts-t, और उसके बाद मैं यहां लिखूंगा वर्जन कौन सी, ES6, हिट एंटर। अब देखो किसमें आ गया, अब पहले किसमें आ रहा था, वैर में आ रहा था। क्लियर भाई, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे कन्वर्जन्स कर सकते हो। क्लियर, तो आपको क्या करना है आज के लिए, सबसे पहले घर जाना है, पहले जीएस पूरा पढ़ना है। जीएस में मैंने जो बोला है जो आपको टास्क दिया है उसको करके लाना है। मंडे को मैं सबसे पूछूंगा, सबके पास देखूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि मैं आपको यहाँ पे टीएस को आपको पहले इंस्टॉल करना है। हो सकता है वहां पे एरर आए, मेरे पे जाते स्टूडेंट को एरर आता ही आता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस देखना है, कैसे कैसे क्या सेटअप होता है, क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं, कैसे आप रन करोगे, कैसे आपका आउटपुट आएगा। पहले सेटअप कर रहा है, उसके बाद ये सारी चीजें देखनी है। अगर आपका प्रॉपरली चल रहा है तो फिर आप टीएस पढ़ने के लिए तैयार हो, अदरवाइज आप यहां पढ़ तो लोगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे भाई। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि नेक्स्ट क्लास तक आप सबसे पहले क्या करोगे, आप टीएस को इंस्टॉल करोगे अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है। अगर कोई एरर आता तो बताओगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने जो टास्क दिया है उसे भी अचीव करके लाऊंगी। क्लियर, तो आज के लिए फिलहाल इतना। किसी कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकते हो। किसी कुछ पूछना है, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई।